इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 26 में कि सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है कि 6/x माइनस 2/x माइनस 1 इक्वल टू 1/x माइनस 2, यानी हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक और इस इक्वेशन की मदद से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। साथ में कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसके बाद हम करना कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है क्या, गिवन 6/x माइनस 2/x माइनस 1 इक्वल टू 1/x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ से मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ताकि हम एक्सचेंज करें। और वो करने का तरीका यही है कि सबसे पहले सिंगल फ्रैक्शन बनाओ। सिंगल फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं x और x माइनस 1 का एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, नहीं भी आ रहा है तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। ठीक है, x माइनस 1 ये लिख दिया आपने। अब यहाँ से इस चीज़ को इससे डिवाइड करोगे तो ये x वाला और ये x वाला तो कट जाएगा आपका और बचेगा क्या, सिर्फ ये वाला हिस्सा। और ये हिस्सा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से जो ऊपर में, तो 6 इंटू एक्स माइनस 1। फिर ये जो माइनस का साइन है यहाँ माइनस डालेंगे, फिर x माइनस 1 को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ x, और x जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो गया। और यहाँ पर हो गया क्या, 1/x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो कैसे करना है कि 6 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और फिर इससे भी करना है। तो ये बन जाएगा आपका कितना, 6x माइनस 6, और ये तो आपका 2x ऐसे ही रहा। फिलहाल नीचे वाले को अभी हम ऐसे रख देते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तब बाहर निकालेंगे। और ये आपका 1/x माइनस 2 हो गया। यहाँ से अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई पता है कि जो सेम वेरिएबल वाला होगा एक साथ होगा, यहाँ प्लस में है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस का 4x माइनस का 6x यहाँ मिला, होल अपॉन में x और x माइनस 1 ऐसे लिख दिया और यहाँ पर 1/x माइनस 2। अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ आपके पास सिंगल फ्रैक्शन है। ठीक है, इधर भी और इधर भी। ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा क्या, x और ये x माइनस 1, इसको इससे करने से मिल गया। फिर दूसरा जो इधर है ये क्या है, 4x माइनस 6, और इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा कौन, x माइनस 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना आपको पता है कि इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। सेम यहाँ पर भी वैसे ही 4x को इससे, फिर इससे इसको, फिर 6 को x से, फिर 6 को 2 से। तो ये करने पर आपको क्या मिलता है कि सबसे पहले इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा आपको x² माइनस x, और फिर इधर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4x को जब आप x से करोगे तो ये मिलेगा आपको 4x²। फिर इस 4x को -2 से करोगे तो माइनस का 8x, फिर ये माइनस का 6 और 1 से करेंगे तो ये माइनस का 6x, और फिर माइनस माइनस का ये प्लस 6 दूनी 12 हो गया। अब जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यार सबसे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, और कहीं ना कहीं हमें लगने लग गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बनने वाला है। तो बना देते हैं हम लोग इसको क्वाड्रेटिक जैसा फॉर्मेट। तो क्या करना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट होता है या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हाईएस्ट पावर वाले को सबसे आगे लिखते हैं, फिर लीनियर वाले टर्म को, फिर कांस्टेंट टर्म को इक्वल टू 0, यानी सबको एक तरफ ले आना। तो वो करने के लिए क्या कीजिएगा कि ये x² माइनस x इस तरफ इसको ले आए तो -4x² हो गया, ये दोनों इधर आएगा तो प्लस का 8x प्लस का 6x, और प्लस का जो 12 है इधर आके माइनस का 12, और इधर क्या बचा, 0 बचा। अब फिर से आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो x² वाला x² के साथ ही कंबाइंड होगा, तो ये दोनों मिलके देगा हमें कितना, -3x²। फिर x वाले कौन कौन है, तो 8, 6, 14, और 14 में से 1 चला गया तो बच गया आपके पास -13x, सॉरी प्लस का 13x, क्योंकि ये दोनों बड़े होंगे। फिर उसके बाद आपके पास ये कांस्टेंट टर्म बचा, ये है कितना, -12 इक्वल टू 0। हालांकि कुछ कॉमन वॉमन दिख नहीं रहा है, तो बस इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा कितना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लो या डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करने का क्या रूल है कि यहाँ वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ये कांस्टेंट वाले टर्म से। तो मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 12 × 36 36x²। अब हमें क्या करना है, दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिनको गुना करके यही आ जाए प्लस का 36x², और जोड़ने पर या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये बीच में क्या है, प्लस का 13x है ना, हाँ प्लस का 13x मिलना चाहिए, जितना बीच में रहे उसके बदले। तो वो करने का तरीका क्या है, तो 36 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, जैसे 2 18 आ गया। अब 18 × 2 36 होता है, लेकिन 18 और 2 20 होता है, और या माइनस करे तो 16 होता है, इसके बराबर नहीं होता, यानी 2 और 18 नहीं लेने वाले हैं। आगे करते हैं,
यहाँ 9 मिलेगा। चलो एक बार 9 और 4 ले लेते हैं। 2 2 जाइए 4 और ये 9, 9 4 जा 36 हो रहा है, गुना करके आ रहा है बिल्कुल ये। और साथ में इनको क्या करो, जोड़ दो तो कितना 13 आ रहा है, 9 एंड 4 13। तो हाँ, हमको दोनों नंबर मिल चुका है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, माइनस का 3x² और ये जो प्लस का 13x है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4x + 9x। वो जो 4 और 9 मिला था बस बाद में x लगा देना है, ताकि x² भी तो गुना करके लाना है और जोड़ने घटाने पर x लाना है। और फिर माइनस का 12 = 0। अब यहाँ पर आपके पास 4 टर्म आ गया है, ठीक है। 4 टर्म में हमें इन्हें 2 2 टर्म में बांट देना है। अब इन दोनों टर्म में तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ x ही दिख रहा है, x के अलावा कुछ नहीं है, तो चलो x ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से कितना बचा, माइनस का 3x और यहाँ से प्लस का 4 बचा। ध्यान रहे कि यहाँ ये वाला जो दूसरा 2 टर्म है, इनमें भी कॉमन ऐसा लेना है कि इसी की तरह ये बने। जैसे कि यहाँ पर 3x है तो यहाँ माइनस का साइन है, 4 है तो यहाँ प्लस का, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, यानी अपोजिट साइन है। तो जब भी अपोजिट साइन हो तो हमेशा जो कॉमन लेते हैं वो नेगेटिव होना चाहिए, तो माइनस कॉमन लेंगे। और दोनों में 9 और 6 में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 3 3 जाइए क्या हो जाएगा, माइनस का 3x, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और फिर ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या प्लस हो जाएगा, और ये कितना 4 टाइम्स में चला जाएगा, = 0। अब यहाँ पर 2 टर्म मिल गया हमारे पास, एक ये और एक ये। इन दोनों टर्म में देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है तो -3x + 4 और -3x + 4 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इसलिए इस बार कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग दोबारा से, -3x + 4 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इस हिस्से को, इस कॉमन को इस पूरे से डिवाइड करेंगे। तो पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये सेम वाला जो हिस्सा है ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल मतलब उसको काट देगा और यहाँ बचेगा कितना आपका x बचेगा। उसी तरह इस वाले कॉमन को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो ये वाला हिस्सा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका प्लस का 3 बचेगा, तो ये = 0। अब x की वैल्यू हम इस वाले वैल्यू से भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं और इस वाले से वैल्यू से भी निकाल सकते हैं। तो हम 2 केस बनाते हैं, ऐसे केस में आपको पता होना चाहिए। केस 1 कि अगर मैं -3x + 4 की वैल्यू निकालूँ तो ये वाला इस तरफ 0 के नीचे चला जाएगा कुछ इस तरह से, x + 3 जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। और मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ तो ये -3x, तो ये 4 उस तरफ 0 में जाकर के -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 4/3, ठीक है। और वही केस सेकंड बनाया, केस सेकंड मतलब कि आप यहाँ से वैल्यू निकालना चाह रहे हैं x की। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ कि x + 3 है = 0, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है इस तरफ इधर शिफ्ट हो जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा कुछ इस तरह से, 0/-3x + 4। तो हमें पता है 0 अगर न्यूमरेटर में है तो उस पूरे की वैल्यू 0 हो जाती है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। तो फाइनली हेंस x = एक तो 4/3 निकला वैल्यू और दूसरा कितना -3। तो ये हो गया आपका आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6500 रुपीज़ डिवाइडेड इक्वली अमंग सर्टन नंबर ऑफ पर्सन, यानी 6500 रुपये जो है कुछ लोगों में बराबर तरीके से बांट दिया गया, हर एक को बराबर मिला। इफ़ देयर आर 15 मोर पर्सन, अगर वहाँ पर 15 लोग और होते, देन ईच विल गेट 30 रुपीज़ लेस, यानी पहले जितना मिला था कुछ लोगों के नंबर होते हुए, तो अगर 15 लोग वहाँ ज़्यादा होते तो इस बार जितना हर एक आदमी को मिलता वो पहले से 30 रुपये कम होता। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, यानी पहले कितने लोग थे ये निकालना है मुझे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिखना स्टार्ट करेंगे। हमें पता नहीं है कितने ओरिजिनल नंबर है, तो हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली, यानी शुरुआत में, या ओरिजिनली जो आप लिख सकते हो, इनिशियली हमने मान लिया x, और x लोगों में टोटल अमाउंट कितना बांटा गया है, तो टोटल अमाउंट है आपका 6500। तो अगर टोटल अमाउंट 6500 है और टोटल पर्सन x है, देन ईच पर्सन के पास अमाउंट कितना होगा, ईच पर्सन अमाउंट ये होगा आपका कितना, तो टोटल अमाउंट अपॉन में x। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास 50 रुपये है और आपने 5 लोगों में बांट दिया बराबर, तो हर एक को कितना मिलेगा 10-10। वो कैसे पता चलेगा, आपने 5 से टोटल अमाउंट को डिवाइड कर दिया। तो सेम यहाँ पर भी 6500 टोटल अमाउंट था और टोटल पर्सन x था, तो मैंने ये डिवाइड कर दिया, और ये जो अमाउंट है ये हर एक पर्सन का है। लेकिन हुआ क्या कि सिचुएशन उन्होंने बदला कि अगर 15 लोग और होते, मतलब कि नाउ नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज कर गया, और टोटल अब कितना हो जाएगा, पहले x था और अब कितना हो गया +15, और अमाउंट तो अभी भी वही है। टोटल अमाउंट कितना बांटना है लोगों में, 6500। तो 6500 बांटना है, तो इस बार हर एक आदमी के पास कितना अमाउंट मिलेगा, तो ईच पर्सन अमाउंट कितना हो गया आपका, तो वही 6500 टोटल अमाउंट एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो ये हो गया।
अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि पहले एक्स लोग थे, जितने भी लोग ओरिजिनली थे उस टाइम अगर सब 6500 रुपये बराबर बांटा गया इन लोगों में तो हर एक आदमी को इतना रुपया मिला। लेकिन जब 15 लोग और बढ़ गए तो टोटल नंबर इतना हो गया पर्सन का और अमाउंट तो इतना ही है, तो हर एक आदमी को कितना मिला है इस बार, हर एक पर्सन को इतना अमाउंट मिला है। लेकिन बोला ये गया है कि जो पहले जितना हर एक आदमी को अमाउंट मिला था और इसमें जो हर एक आदमी को अमाउंट मिला हुआ है ये जो है ये 30 कम है, ये 30 कम है उससे। तो 30 कम है तो यहाँ से हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि ये जो 6500 अपॉन एक्स और ये जो बाद में आया हर एक आदमी का कितना 6500 अपॉन एक्स प्लस 15 एक्स अपॉन प्लस 15, तो कौन कम है, ये वाला कम है और ये ज़्यादा है। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 30 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कम है नहीं है, तभी 30 प्लस ऐड करेंगे तो जाकर के इसके बराबर होगा। अब ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बनने के बाद अभी बस इसको सिंप्लीफाई करके जो वेरिएबल एक्स है उसकी वैल्यू निकालना है। तो वो निकालने के लिए पहला रूल क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो वेरिएबल वाले हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं ताकि उनके साथ हम कैलकुलेशन कर सकें। 6500 अपॉन एक्स, फिर इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, इधर आकर के माइनस होगा 6500 और अपॉन में x प्लस 15 और इधर क्या बचा जाएगा आपका 30 बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे कि एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, कि दो अलग अलग फ्रैक्शन है तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक ही मेथड है हमारे पास कि इसको एलसीएम ले लिया जाए। एलसीएम ने x और x प्लस 15 को मल्टीप्लाई कर दिया। इस चीज़ को जब इससे डिवाइड करें, इसको जब x से डिवाइड करेंगे तो x से x कट जाएगा और बचेगा क्या x प्लस 15, तो यानी 6500 ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 15 से, फिर यहाँ माइनस से जब इस वाले हिस्से को ये पूरे नीचे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो x प्लस 15 कट जाएगा, बचेगा क्या x, और x जो है ऊपर में 6500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका ऐसे हो गया और जो जहाँ पर था वैसा लिख दिया 30 की जगह। अब इसको सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इस तरह से हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका क्या 6500x प्लस आप 15 से जब मल्टीप्लाई करो तो 00 तो ऐसे आ गया और 15 को 5 से करा तो 15 पंचे 75 का 5 7 हासिल, 15 छः 90 और 7 97, 97 हो गया ये आपका। और यहाँ पर आपका 6500x हो गया और इसके नीचे कुछ नहीं है। अभी फ़िलहाल इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसे खोल देंगे और यहाँ पर जो है वो लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला हिस्सा प्लस में है और ये वाला हिस्सा माइनस में, दोनों सेम है तो 0 हो गया ये। अब ये होने के बाद अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, क्योंकि एक ही फ्रैक्शन है, इधर भी हमारे पास एक ही फ्रैक्शन है LHS तरफ और इस तरफ भी एक फ्रैक्शन है, तो ऐसे कंडीशन में हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, तो ये वाला हिस्सा इससे कर देते हैं जो कि आपको मिलेगा x इंटू एक्स प्लस 15 इंटू में 30, और इधर 1 से करोगे इस वाले हिस्से को तो ये तो आपका 97500 ऐसे ही रह जाएगा। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 30 है और ये सबसे पहले इसको कर लेते हैं तो ये हो गया x² और फिर इसको इससे करेंगे तो ये प्लस का 15x हो जाएगा। और इस पूरे से फिर किसको मल्टीप्लाई करना है, 30 को मल्टीप्लाई कर दो या तो इसी तरफ भेज दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा कि 97500 और इसके नीचे 30 से कैंसिल आउट हुआ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और एक 0 आ गया, यानी 3250। और जहाँ तक आप देख पा रहे हो कि हमारा यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। जब मैं इधर इसको शिफ्ट करूँगा, इधर नीचे तो 1 बचा है तो माइनस का 3250। यहाँ कैलकुलेशन में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसको में हमको x की वैल्यू निकालनी है तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से बनाऊँ तो क्या करते हैं उसमें कि ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है इसका मल्टीप्लिकेशन किससे, कांस्टेंट टर्म से करते हैं, और कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा -3250 x², यानी गुना करके इतना मिला है उन दोनों को। अब हमें सोचना है 2 नंबर, और ये 2 ऐसे नंबर जिनको गुना करने पर तो यही आना चाहिए -3250 x², और जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए इन दोनों को कितना, ये प्लस का 15x आना चाहिए। ठीक है, तो वो 2 नंबर चुनो। अब 2 नंबर उस ढूंढने का क्या तरीका है, तो जो नंबर गुना करके आया है यहाँ पर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप कीजिए 3250। अब यहाँ से सबसे पहले जो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2, वहाँ से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से करते हैं, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 25। फिर आगे 5 से कट जाएगा, 5 छके 30, 5 25, और फिर 5 से करेंगे तो ये हो गया कितना 13।
तो अगर इसमें रैंडमली आप चूज़ थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा हीट एंड ट्रायल करके, ताकि पता चले कि 2 ऐसे नंबर लेना है जिनको गुना करने पर, जोड़ने घटाने पर 15x आ जाए, जोड़ने पर या घटाने पर जो भी हो, और गुना करने पे इतना आ जाए। गुना करने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई भी पेयर लो, जैसे कि ये वाला लिया और यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इनसे जैसे 10 बना और यहाँ से 5 25 और ये 13 को गुना करोगे तो ये 325 आएगा, तो गुना करोगे तो आपको वही मिलेगा। तो गुना होने का टेंशन नहीं है, बस नंबर देखना कि जोड़ने घटाने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे 10 और 325 है तो बिल्कुल भी जोड़ने घटाने पे 15 का भी नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँ 2 5 5 कुछ इस तरह से, ये वाला हिस्सा इतना, एक ये वाला नंबर ले लेता हूँ और एक ये वाला नंबर ले लेता हूँ। यहाँ से 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, एक नंबर 50 मिल गया, और यहाँ से 13 पंचे 65। तो देखो 65 और 50 का डिफरेंस 15 है, ठीक है, और गुना करने पे बिल्कुल यही आएगा 3250, यानी 2 नंबर हमें मिल चुका है। तो एक नंबर हो गया x², और मुझे यहाँ प्लस का 15x चाहिए, यानी बड़ी संख्या ये है, तो इसके आगे मुझे प्लस रखना पड़ेगा, प्लस ये, और माइनस का क्या 50x, और ये जो जैसा है वैसा लिख दिया 3250 = 0। अब यहाँ से आप देख चुके हैं कि आपके पास 4 टर्म बन हो चुका है। इन 4 टर्म को हम 2-2 टर्म में डिवाइड कर देंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो इसमें कॉमन तो x ही दिख रहा है आपको, यहाँ से x + 65। अब बस ध्यान ये रहना है कि इन दोनों टर्म से जो मुझे कॉमन लेना है बिल्कुल इसी की तरह का आए। अब यहाँ देख रहे हैं कि इनके आगे, दोनों के आगे प्लस प्लस साइन है, यहाँ तो माइनस माइनस है। साइन जब डिफरेंट हो हमेशा कॉमन माइनस में लेते हैं, माइनस ले लिया और बाकी क्या कॉमन बच रहा है। तो देख लो यहाँ पर x बटाना है, तो यहाँ x हटाना है, तो मुझे 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मुझे पहले पता चल गया कि यहाँ पर 50 कॉमन होगा। माइनस माइनस प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो प्लस का x होगा, फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, और जब 50 को इससे डिवाइड करोगे तो आपको 65 भी मिलने वाला है, ये = 0। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि फिर से हमारे पास 2 टर्म अब बन गया, एक टर्म ये और एक टर्म ये, और इन दोनों टर्म में कॉमन वाला हिस्सा आपको कौन सा दिख रहा है, x + 65, और यहाँ पर भी देखिए x + 65। तो फिर से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे किसको, x + 65 को कॉमन ले लिया, और इससे जब इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x मिलेगा, और इस पूरे को इस पूरे से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 50 मिलेगा, ये = 0 हो गया। अब हम x की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो केस 1 कि x + 65, तो ये वाला हिस्सा 0 के नीचे चला जाएगा, 0/x - 50। तो यहाँ से x + 65 और ये आपका 0 हो गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई, -65। अब x क्या था, नंबर ऑफ पर्सन था, जो कि नेगेटिव है। तो क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ पर्सन कांट बी नेगेटिव, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दूसरे केस की तरफ चलेंगे, केस सेकंड केस, मतलब कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x - 50। तो उस तरह ये शिफ्ट होगा 0 के नीचे, तो आपको पता है क्या बनने वाला है, 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 50। तो हेंस ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन कितना आ गया आपके पास, 50। तो ये हो गया आपका आंसर। दिया हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक इक्वेशन आपको ये दिया हुआ है और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, हैज़, एक कंडीशन में नो सॉल्यूशन निकालना है। मतलब ये कि 2 लीनियर इक्वेशन आपको दिया हुआ है, और 2 लीनियर इक्वेशन में आपको लेमडा की वैल्यू एक केस में तब निकालनी है जब नो सॉल्यूशन का केस हो, और एक केस में तब निकालना है जब इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला कंसेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में होता है उनका जनरल फॉर्मेट क्या है। तो वो होता है a1x b1y + c1 = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। वहीं दूसरा इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0, ये इक्वेशन सेकंड है। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल x और y है, इनकी वैल्यू, एक वैल्यू निकलेगी कि बहुत सारी वैल्यू निकलेगी कि एक भी वैल्यू नहीं निकलेगी, ये डिपेंड करता है इनके रेशियोज़ पर। तो रेशियोज़ में जैसे कि पहला केस है फर्स्ट, इसमें अगर ऐसा हो कि a1/a2 ≠ b1/b2 हो जाए, तो इस केस में आपको एक सॉल्यूशन मिलता है, 1 सॉल्यूशन। और अगर ग्राफ में अगर इसका देखें तो इसका ग्राफ जो होता है, दो इक्वेशन है, दोनों की लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, और दोनों ही लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, फिर वही सेकेंड केस देखते हो आप लोग, सेकेंड रेशियो वाला केस, कि अगर a1/a2 = b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर हो जाएं, तो यहाँ पर आपको मैनी सॉल्यूशन मिलता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और ग्राफ पे अगर इसको देखें तो ये लाइन कैसी होती है, दोनों लाइन कोइंसाइड करती है, ये आपको पता होगा। फिर थर्ड जो है आपका
थर्ड में अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो जो यहाँ पर होगा यहाँ एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और इसका जो ग्राफ अगर बात करें तो ग्राफ जो इसकी होगी वो पैरेलल होगी, दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये अगर अब पता है तब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये लिखते हैं कि हमें जो दोनों इक्वेशन गिवन है वो लिख लेते हैं, और जिसमें कि आपको लेमडा एक्स दिया हुआ है प्लस वाई दिया हुआ है, और इस तरफ अगर ये आ गया तो लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा ये इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट ये हमने इसलिए कर दिया, इसको इस तरफ एक्सचेंज इसलिए कर इधर क्यों कर दिया ताकि हम इस तरह के फॉर्मेट में ला सकें और हमें A1 B1 C1 A2 B2 C2 अच्छे से पता हो। फिर वही इक्वेशन सेकंड को आप देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, फिर प्लस का लेमडा y दिया हुआ है, और 1 अगर इस तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 0। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट जो है आपका, इसमें नो सॉल्यूशन के लिए लेमडा पूछा गया है, तो यानी फॉर नो सॉल्यूशन लिखा, और नो सॉल्यूशन का क्या केस है, तो देख रहे हैं कि ये वाला केस है कि नो सॉल्यूशन के लिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो आप A1 की वैल्यू देख पा रहे हो, A1 ये रहा और A2 ये रहा। फिर वही क्या है, B1 यहाँ पर है, B1 ये रहा, B2 ये रहा, और इसी तरह C1 अगला आपका ये वाला हो गया और C2 आपका ये हो गया। तो ये पता चलने के बाद अगर हम इनकी जगह पर इसकी वैल्यू रख दें, A1 लेमडा, A2 1, और B1 की जगह पर 1 और B2 की जगह पर लेमडा, और नॉट इक्वल टू C1 क्या, माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये भी क्या, -1। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यार इक्वेशन आप यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी बना सकते हो, ठीक है, या ऐसा भी बना सकते हो कि ये वाला हिस्सा जो है इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट नहीं मतलब जो भी रिलेशन है नॉट इक्वल टू, तो ये वाला भी बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले चलो ये पहला वाला ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको कि λ/1 इक्वल टू 1 लेमडा, और ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका लेमडा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप लेमडा की वैल्यू निकालोगे तो √1 हो जाएगा, √1 से +-1 दोनों निकलेगा। अब देखते हैं कि +-1 दोनों ज़रूरत है लेमडा की कि एक ही है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला भी इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंस आपको क्या दिया हुआ है कि 1/λ नॉट इक्वल टू λ²/1, तो यहाँ पर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो यहाँ से इन दोनों को किया तो ये लेमडा का क्यूब बन जाएगा, और इसको इससे किया तो नॉट इक्वल टू में 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि लेमडा की वैल्यू जो है नहीं है कि बराबर, ये क्या आ जाएगा, इस तरफ 1/3 पावर आ जाएगा, यानी क्यूब रूट जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। इसका सिंगल ही वैल्यू होगा, प्लस है तो प्लस निकलेगा, माइनस है तो माइनस निकलेगा। तो हालांकि यहाँ पर प्लस था तो इसलिए प्लस ही वैल्यू निकलेगा। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि किसके बराबर नहीं हो सकती है, 1 के बराबर नहीं हो सकती है, यानी इसमें से जो हमने दोनों वैल्यू निकाला था तो साफ तौर पर इस वाले इक्वेशन से पता चल गया कि लेमडा की वैल्यू +1 तो नहीं हो सकती, देयरफॉर लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। तो एक वैल्यू निकल गया आपका किसके लिए, फॉर नो सॉल्यूशन के लिए। वहीं इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें पूछा गया था, इसमें बोला गया था, कंडीशन दिया हुआ था फॉर मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन जो बोलो। तो मैनी सॉल्यूशन का क्या कंडीशन था कि A1/A2 शुड बी इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो हमने क्या रखा था यहाँ पर कि A1 λ/1, A1 की वैल्यू लेमडा, A2 की वैल्यू 1, फिर B1 की वैल्यू कितनी थी 1, और B2 की वैल्यू लेमडा, और यहाँ पर C1 की वैल्यू माइनस कितना था आपका, -λ² था, हाँ -λ² और माइनस का 1, ये माइनस माइनस कट गया। अब यहाँ से भी वैसे ही केसेस उठा सकते हैं हम, ये वाला भी उठा सकते हैं। ये वाला पहले निकाल के देख चुके कि भाई इससे कितना आया था आपका कि लेमडा की वैल्यू +-1 दोनों आए थे, आप पहले भी सॉल्व करके देख चुके हैं। अगर मैं ये वाला हिस्सा ले लूँ इस बार, तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कि 1/1 लेमडा इक्वल टू λ²/1, ये इक्वल वाला टर्म है इस बार। तो यहाँ से क्या बनेगा, आपको यहाँ से यहाँ तक वैल्यू मिलेगी क्या, लेमडा क्यूब, और यहाँ से कितना 1। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे लेमडा इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो √1, और क्यूब रूट प्लस का 1 है तो बाहर में भी क्या निकलेगा, प्लस का 1। तो यानी लेमडा की वैल्यू +1 आ रही है और यहाँ पर +-1 तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है।
तो इसलिए लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। दोनों में कॉमन देखना, ये नहीं कि इसमें प्लस माइनस भी है और इसमें सिर्फ प्लस वाला आया है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो वो है प्लस का 1, तो इसलिए लेमडा की वैल्यू +1। तो ये सेकंड वाले के लिए आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सो दैट ए जिसका कोऑर्डिनेट 6 4 दिया हुआ है, बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 5 -2 दिया हुआ है, एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट 7 -2 दिया हुआ है। यानी ये जो 3 पॉइंट हैं इन्हें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट वर्टिसेस हैं किसके, आइसोस्केलस ट्रायंगल। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब कि जिस ट्रायंगल के 2 साइड बराबर होते हैं। और साथ में हमें ये भी फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, यानी ए के थ्रू जो मीडियन आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल आपका कुछ ये हो गया आपका, ठीक है। और इस ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स दिया हुआ है आपको कि एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए की वैल्यू कितनी है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 4 है। बी का कोऑर्डिनेट आपको कितना है 5 और -2 है। और सी का कोऑर्डिनेट कितना है 7 और -2 है। और हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ट्रायंगल है एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब आइसोस्केलस ट्रायंगल कौन होगा, इसका कोई भी 2 साइड जो बराबर आ जाए। अब साइड कैसे निकालेंगे, तो देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकलने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हमें गिवन है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है जो कि है क्या 6 4, फिर बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और -2, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 और -2। तो सबसे पहले इन 3 वर्टिसेस से कितने टाइप की लेंथ निकल सकती है, तो सब हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। तो आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला किसी 2 पॉइंट का, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और एक पॉइंट यहाँ पर है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, और यहाँ से यहाँ तक है। अगर इस पॉइंट का नाम a है, इसका b है, तो ए बी का फार्मूला क्या होता है कि x2 माइनस, डिस्टेंस फार्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या होगा उसका कि यहाँ से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ए बी के केस में जब आप ए और बी को ले रहे हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, यानी x2 यहाँ पर है, y2 यहाँ पर है, और ये x1 है और ये y1 है। तो यहाँ से आप जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 6, इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2, और इसकी वैल्यू कितनी -4, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से ये वैल्यू कितनी निकल जाएगी -1, और -1 का ये स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके -1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, और प्लस का ये कितना हुआ, ये प्लस का 36 हो जाएगा, जो कि आपको देगा √37 यूनिट। चलो ए बी की वैल्यू निकल गई है। अब उसी तरह दूसरी वैल्यू बी सी निकाल लेते हैं। तो जब आप बी सी निकाल रहे हैं तो बी सी के लिए भी वही सेम डिस्टेंस फार्मूला ऐसे यूज करोगे। अब बी सी में जैसे कि बी सी यहाँ से यहाँ तक है, ये रहा, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, तो कोई बात नहीं, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो। 2 मतलब कि ये x2 और ये y2 हो गया, और ये x1 और y1 हो गया। तो 7 - 5 का स्क्वायर होगा यहाँ पर, 7 - 5 का स्क्वायर, x2 - x1, अब प्लस y2 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, तो -2, और ये -2 और -2 ऐसे दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर ये माइनस, और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 0 ही बचेगा, और 0 का स्क्वायर तो फिर क्या 0 रहने वाला है। तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4, और इस पूरे की वैल्यू 4, और ये क्या वैल्यू निकलेगी 2, और प्लस का लिखेंगे क्योंकि बेसिक क्या है, साइड है, साइड हमेशा पॉजिटिव होता है। फिर अगला जो है थर्ड लेंथ क्या निकल सकता है AC। तो AC में वही सेम डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। तो AC जैसे कि ये वाला हिस्सा हो गया आपका, AC कोई भी मान लो, ये 1 मान लो या ये 2 मान लो। तो जैसे ये 7 -6 जाएगा, 7 - 6 का स्क्वायर, अब प्लस फिर यहाँ से क्या -2 - 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC की वैल्यू आपको मिलने वाली है क्या, 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलने वाला, और ये -2 -4 -6, और -6 का कितना हो जाएगा प्लस का 36। तो AC की वैल्यू कितनी होगी √37 यूनिट। तो यार आप देख पा रहे हो कि AC की वैल्यू और AB की वैल्यू यानी दोनों बराबर है। यानी अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, यानी किसकी वैल्यू AB की वैल्यू भी कितनी आई है √37 यूनिट, और AC की वैल्यू भी लास्ट में कितनी आई है √37, ये भी √37, यानी ये साइड और ये साइड आपका बराबर है। तो हो गया प्रूफ।
तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी जो कि √37 यूनिट है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये प्रूव हो गया हमारा, ये प्रूव करने दिया था। अब लेकिन इसमें एक चीज़ और हमें दिया हुआ था कि भाई जो फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी ए से जो यहाँ पर मीडियन आ रहा है इस मीडियन की लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, तो इसको दोबारा से हम डायग्राम बनाकर यहाँ देखते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल था ये, ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल, जो कि हमें पता चल गया कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है ए बी सी, और मीडियन जो जाएगा वो कहीं यहाँ से जाएगा। और मीडियन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मीडियन जिस लाइन पे यहाँ पर पड़ रही है इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, यानी ये मिड पॉइंट होता है। मान लो यहाँ पर दिया हुआ है उन्होंने ए डी नाम दिया हुआ है कि मीडियन का नहीं दिया हुआ है, तो हम अपने मन से मान लेते हैं यहाँ पर डी। तो इसकी लेंथ निकालनी है। इसकी लेंथ आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो कुछ ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनके कुछ आपको दिए हुए हैं ए बी सी के, तो वो कोऑर्डिनेट पहले देख लेते हैं कि ए का कोऑर्डिनेट आपको कितना है 6 और 4, इसका 6 और 4 दिया हुआ है, इसका 5 और -2 दिया हुआ है, और सी का जो कोऑर्डिनेट है आपका वो दिया हुआ है 7 और -2। अब मुझे निकालना है इसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ तभी निकल सकती है जब मुझे यहाँ का कोऑर्डिनेट पता हो, इस जगह का एक्स और वाई का। अब ये कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे हम लोग, तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है मीडियन जिस जगह पर जिस साइड पर ये काटता है उसको मिड पॉइंट पे काटता है, तो क्या हम यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, ठीक है, डी मिड पॉइंट है, तो किससे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। सबसे पहले यही याद रखना है कि मीडियन जो होता है जिस साइड पे उड़ता है उसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर। तो मिड पॉइंट फार्मूला अगर जैसे कि यहाँ पर एक एक्स होता और एक वाई होता, तो इस एक्स की वैल्यू क्या होती, ये एक्स होता, तो अच्छा किस पॉइंट का मिड पॉइंट है, ध्यान ये भी रहे, तो इस लाइन का ये मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट का फार्मूला में ये एक्ट करेगा x1 और y1 की तरह, और ये एक्ट करेगा किसकी तरह, x2 और y2 की तरह, और ये xy। तो x की वैल्यू क्या होता है फार्मूला, x1 + x2 और होल अपॉन में 2। तो x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी x1 की वैल्यू कितनी है 5, और x2 की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 12/2, और ये कट के कितना हो गया 6, यानी एक कोऑर्डिनेट पता चल गया 6 x की वैल्यू। उसी तरह y की वैल्यू निकालो, तो सिंस y बराबर मिड फार्मूला से क्या होता है y1 + y2 अपॉन 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी -2, और प्लस का ये भी y2 की वैल्यू भी यहाँ पर भी कितनी है -2, और यहाँ से नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 प्लस माइनस ये आपका माइनस हो गया -2 और होल अपॉन में 2 -4 अपॉन में 2, ये कट के आपका कितना हो गया -2 हो गया, यानी y की वैल्यू आपको -2 मिल गई। अब हम लेंथ निकाल सकते हैं AD की, तो नाउ लेंथ ऑफ मीडियन AD किससे, बाय डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेते हैं, बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में से तो AD का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ था जो कि है आपका 6 और 4, और D का कोऑर्डिनेट जो है अभी आपका निकला हुआ है जो कि है कितना 6 और -2। तो देन AD बराबर डिस्टेंस फार्मूला से तो फार्मूला लगाएंगे x2 ये हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, और ये y1 हो गया। तो x2 - x1 यानी 6 - 6 इसका स्क्वायर प्लस -2 और ये फिर -4 इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये तो 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर -6 और ये प्लस का कितना हो जाएगा ये 36, और बाहर जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा 6 निकलेगा, प्लस माइनस दोनों निकलेगा। हमको पता है कि AD एक लेंथ है तो ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे, यानी √6 यूनिट AD की वैल्यू, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पॉइंट C जिसका कोऑर्डिनेट -2 और 3 है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B, इन दोनों से उसकी दूरी बराबर दी गई है, मतलब A और C के बीच की दूरी और B और C पॉइंट के बीच की दूरी बराबर है, तो हमें इस यहाँ पर x निकालना है, और साथ में फाइंड द डिस्टेंस BC एंड AB, BC और AB का भी डिस्टेंस निकालना है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ के हमें लग रहा है कि हमें डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले सिचुएशन को डायग्राम से समझते हैं कि जैसे कि एक पॉइंट C यहाँ दिया हुआ है, और इस C पॉइंट की दूरी एक दूसरे पॉइंट यहाँ पर जो है A है उससे जितनी ये दूरी है
AC उतनी ही दूरी इस C पॉइंट की एक दूसरे पॉइंट यानी B पॉइंट्स तक है। ये कुछ ये वाली दूरी हो गई, यानी ये दूरी और ये दूरी बराबर है। ये और ये दूरी बराबर है तो क्वेश्चन में इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन कि AC इक्वल टू BC। इसको इक्वेशन फर्स्ट की तरह यूज करेंगे हम। अब जहाँ तक हमें पता चल रहा है कि कंसेप्ट कौन सा यूज करना है, तो डिस्टेंस की बात इतनी हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमको डिस्टेंस निकालना है, एक AC डिस्टेंस निकालना है और एक BC डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, और वो डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगा, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, अगर दो पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट y1 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 और इसका y2 मान लेते हैं, और इसका नाम जैसे A हो गया, ये B हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी AB यानी डिस्टेंस, तो AB बराबर क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट आप डाल देंगे, और यहाँ से फॉर्मूला आपका होगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर अगर जब मैं AC निकाल रहा हूँ, तो AC में x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है, तो किसी को भी आप मान सकते हैं। जैसे कि A का कोऑर्डिनेट इसको हमने मान लिया x1 और y1, जो कि पहले से दिया हुआ था आपको x का कितना 3 और -1। उसी तरह जब मैं AC निकाल रहा हूँ, AC का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, इसको क्या दिया हुआ है x2 और y2 मान लेते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है कितना -2 और 3। तो AC जब निकाल रहे हैं तो AC में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर वैल्यू जब आप पुट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या, x2 की जगह पर कौन मिल जाएगा आपको, -2। ठीक है, यहाँ पर आपने -2 कर लिया, और फिर माइनस का x1 ये रहा आपका, जो कि है क्या 3, तो -3 हो गया इस पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस फिर y2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है आपकी 3 है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, फिर माइनस का y1 की वैल्यू यहाँ -1 है, तो हम यहाँ -1 करेंगे, और इस पूरे का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई आगे करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, इसके आगे अगर हम सॉल्व कर दें यहाँ पर, तो ये -5 का स्क्वायर यहाँ मिलेगा, जो कि प्लस का 25 देगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, तो सिंप्लीफाई करते हैं 3 और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और +1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो अंदर में आपको क्या मिल रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, यहाँ पर प्लस का 25 और ये 3 and 1 4 और इसका 16 मिल रहा है, और जोड़ने के बाद हमको स्क्वायर रूट के अंदर ये 41 यूनिट मिल गया, यानी इतनी लंबाई हो गई किसकी, AC की। अब हम BC को भी निकालेंगे ताकि इक्वेशन में पुट कर सके। तो BC जब आप निकालने वो गए तो यहाँ पर भी वही x21 और y2 y-y1 का फॉर्मूला यूज होगा। तो BC जब निकाल रहे हैं तो BC हमारा यहाँ पर ये है, तो किसको x1 और x2 माने, कोई बात नहीं, हम जैसे ये x2 माना ही गया हुआ है पहले से, तो इसको हम x1 और ये y1 मान लेते हैं। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, और B का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ था जो कि है x और 8। तो यहाँ से जब निकालेंगे आप डिस्टेंस फार्मूला, तो x2 की जगह पर आप डालोगे क्या, स्क्वायर रूट डाल दिया, और x2 के जगह पर हम डालेंगे -2, और फिर यहाँ पर जो है माइनस का x, क्योंकि ये x1 की वैल्यू x है, यहाँ पर ये इसका होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस y2 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी है 3 दी गई है, ये 3, और y2 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास B पॉइंट पे कितना है 8 है, y1 की वैल्यू, तो ये माइनस का आपका 8 हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई आगे करते हैं हम लोग, तो BC इक्वल टू रूट अंडर ये आपका कितना होगा, इसको अंदर में रहने देते हैं, या अंदर में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस, और ये जो हो जाएगा ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस का x हो जाएगा, और यहाँ पर इस पूरे का ये स्क्वायर जो जैसा था वैसा ही लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है सिर्फ इसके बदले लिखा हुआ है, बाकी जो ब्रैकेट ये दोनों था इनके जगह पर ये डाल दिया, और स्क्वायर के जगह पर स्क्वायर डाल दिया, प्लस यहाँ -5 का स्क्वायर बचेगा, -5 का स्क्वायर हो गया ये। अब आगे सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो -1 यहाँ पर जैसे है, तो इस -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस क्या बचेगा आपका 2 + x का होल स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस का 25 बचेगा। तो BC की वैल्यू ये आ गई है। तो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं सॉरी फर्स्ट ये सिर्फ, तो फर्स्ट से क्या है कि फर्स्ट में AC बराबर BC था आपका, तो यहाँ से हम AC इक्वल टू BC लिखेंगे,
और AC की वैल्यू जो आई है वो √41 आई है और BC की वैल्यू √2 + x का होल स्क्वायर + 25 आया है। अब इसको यहीं पर हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक इक्वेशन बन चुका है हमारा और एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ से हम x आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग सिंपली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर दोनों तरफ करने पर क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 41 हो गया और यहाँ पर क्या बचा 2 + x और इस पूरे का होल स्क्वायर + 25। तो अगर इस 25 को इस तरफ मैं शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर और 41 - 25 और यहाँ से आपको कितना मिल गया, ये 11 में 5 गया 6 और 3 में 2 गया 1, ये बच गया आपका। तो 2 + x का होल स्क्वायर = इतना बचा। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है तो इसको सिंप्लीफाई करो, 16 और ये a + b के होल स्क्वायर पे खोलना है तो a² + b² + 2 × a × b, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 16 आपका ये है बराबर ये 4 + x² + 4x। अब जैसा कि देख पा रहे हो कि क्वाड्रेटिक जैसा ये फॉर्म बनने वाला है, तो क्यों ना हम ऐसे लिख देते हैं, ये x² ये रहा + 4x इस तरफ है, ये प्लस का 4 इसी तरफ है, इस 16 को इस तरफ ले चलता हूँ मैं तो ये माइनस का 16 हो जाएगा और इस तरफ क्या बचेगा 0। तो इस तरफ 0 लिखो या एक मिनट, इस तरफ 0 लिखो या यहाँ से हटा करके इस तरफ 0 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 4x और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई -12 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। तो अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करो या डायरेक्ट फार्मूला से, किसी से भी कर सकते हैं। तो अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो यहाँ से ये पता है आपको, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके आपका कितना आ रहा है -12 आ रहा है। अब ये सोचना है कि वो दो नंबर कौन से हैं जिनको गुना करने पर -12 आ जाएगा और जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाएगा, तो ये जो बीच वाला टर्म है इतने के बराबर आना चाहिए, यानी +4 आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक तरीका क्या बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, जो गुना आया है वह इसका, तो ये 12 हो गया, 2 से करो 6 तो 6 बार में आ जाएगा। यहीं पर एक बार ट्राई कर ले, एक नंबर इसको चुन लो, एक बार इसको चुन लो, तो यहाँ पर क्या होगा 6 और 2 को मल्टीप्लाई करके तो 12 बार ही रहा है, इनको जोड़ने पर 8 आ रहा है, माइनस करने पर 4 आ रहा है और कहीं ना कहीं हमारा ये नंबर मिल गया 6 और 2, 6 को 2 से गुना करो। और तो इसलिए लेते हैं इन दोनों नंबर को कि हम x² की जगह x² लिखें और +4x की जगह क्या मुझे ये लिख देना चाहिए, प्लस इन्हीं दोनों नंबर में लिखना है +6x और -2x, ठीक है, ताकि ये 4x के बराबर रहे और जो जैसा है वैसे उतार के रख दिया हमने। अब यहाँ से हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4, इनको 2 टर्म में बांट देना है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, x, यहाँ से x मिला और यहाँ से +6। अब यहाँ पर भी कॉमन ऐसा लेना है इन दोनों टर्म में कि इसी के जैसा दिखे। तो सबसे पहले तो साइन ही मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले कॉमन कैसे लेंगे, माइनस का, और कॉमन क्या दिख रहा है 2, तो -2 से -2 गया तो प्लस का x और -2 से -12 गया तो प्लस का 6 = 0। और फिर देख रहे हैं हमारे पास 2 टर्म हो गया, ये और ये। इन दोनों टर्म में फिर से कॉमन हमें क्या दिख रहा है, x + 6, फिर से हमने कॉमन लिया, यहाँ से इसको डिवाइड किया, यहाँ से क्या बचा x बचा और इसको जब इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर कितना बचा -2 बचा = 0। अब x की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसके लिए केस हमने एक फर्स्ट बनाना है कि x + 6, तो ये वाला हिस्सा इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 के नीचे आ गया और इसकी वैल्यू 0 हो गई और x की वैल्यू क्या होगी 0 - 6, तो -6। वहीं केस सेकंड क्या, यहाँ से भी हम x की वैल्यू निकाल सकते थे, तो ये क्या है x - 2 और ये वाला हिस्सा इस तरफ आएगा तो पता ही है फल क्या होने वाला है 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब हमें यहाँ क्वेश्चन ये दिया था कि x क्या था, तो x क्या था, कोऑर्डिनेट था, तो कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, इसलिए x की हम दोनों वैल्यू लिख लेंगे कि हेंस x बराबर कितना आया है, एक वैल्यू -6 और एक दूसरी वैल्यू 2 आई है, ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब इसके आगे भी हमें पूछा गया था कि आप BC और AB निकालो, BC और AB निकालो, ठीक है, BC और AB, तो वो कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जब आप BC निकालोगे वही डिस्टेंस फार्मूला से, फार्मूला वही रहेगा क्या, x2 - x1, x2 - x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। लेकिन अब वो x1 y2 कहाँ से मिलेगा, तो वो B और C पॉइंट को हमें देखना पड़ेगा।
तो बी पॉइंट तो ये एक्स है। अब एक्स की यहाँ दो वैल्यू आई थी, एक्स की एक -6 वैल्यू आई थी और एक 2 आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक -6 और एक 2। तो हम दोनों केसेस में निकाल लेंगे, एक्स की एक वैल्यू -6 भी रख करके और एक बार एक्स की वैल्यू 2 भी रख करके। बाकी यहाँ कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले बी सी में हम लोग क्या ले लेते हैं कोऑर्डिनेट, -6 और 8 ले लेते हैं। तो बी का कोऑर्डिनेट आपका चूँकि दिया हुआ है कितना, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 और 8, ठीक है, केस 1 में। और फिर सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, तो सी का कोऑर्डिनेट आपको -2 और 3 पहले से दिया हुआ था, -2 और 3। तो बी सी जब आप निकालोगे इसी फॉर्मूले से, तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू आप रखा, x2 की जगह पर किसी को भी मान लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो 2 की जगह पर -2 और x1 की जगह पर -6, इसका स्क्वायर हो गया। अब प्लस y2 यानी 3 - 8, इसका भी स्क्वायर हो गया आपका। तो बी सी की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हैं, या वो आपने पहले भी यहाँ पर निकाला था, इसमें भी आप डायरेक्ट पुट करके कर सकते हो x की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या मैं चलो अब इसमें स्टार्ट हो गया तो यहीं से कर लेते हैं। तो -2 - 6, ये माइनस का 8 का स्क्वायर हो गया। ये आप देख पा रहे हो ना, ये वाला इक्वेशन इसमें पुट करने बोल रहा था, -8 का स्क्वायर। अब प्लस ये माइनस का 5 का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू यहाँ से ये आपका प्लस का 64 देगा, -8 का स्क्वायर, और ये प्लस का 25। और बी सी की वैल्यू यहाँ से आपकी हो गई कितनी, 549 और 62 √89 यूनिट, यानी एक आंसर ये निकल गया। और फिर एक और वैल्यू पूछा था कि आपको ए बी का वैल्यू पूछा था। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, 3 और अच्छा हाँ सॉरी, इसका हमको जो दूसरे वैल्यू पे भी निकालना है ना। तो सबसे पहले एक और केस लगा लेते हैं कि इस बार जो है केस 2 बी की वैल्यू हम क्या लेंगे, तो इस बार एक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो एक एक्स की वैल्यू -6 था, -6 पे हम कर चुके हैं, और अब 2। तो यहाँ पर इस बार क्या, ये 2 यहाँ रखेंगे, और सी का कोऑर्डिनेट जो पहले से फिक्स है जो कि 8 है आपको यहाँ पर, तो वो 8 यहाँ पर रख देंगे, ये हो गया। और फिर सी का कोऑर्डिनेट तो वो पहले से जो है आपका कि -2 और 3, -2 और 3। तो यहाँ से बी सी की अगर वैल्यू निकालें, या इस बार मैं डायरेक्ट इसी में पुट करके रख देता हूँ, ये जैसी मर्जी है कि यहाँ से आप क्या कर लोगे फॉर्मूला, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो -2 और ये -2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 - 8, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ये -4 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और ये प्लस का 25 हो जाएगा। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, √41 यूनिट। दोनों केसेस में निकल गया। आगे आप खुद भी इस तरह ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स जो है दो केस में निकालना पड़ेगा। तो इसको आप खुद से करें अपने आप को चेक करने के लिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अ वुडन टॉय मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। यानी हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है यहाँ पर, सॉलिड टाइप का। सॉलिड सिलेंडर मतलब कि वो ठोस है, अंदर से खोखला नहीं है, ठीक है, यानी भरा हुआ है पूरा वो। और सिलेंडर का हम यहाँ शेप बना लेते हैं, जिसका दोनों एंड जो है हम जानते हैं सर्कुलर होता है। यहाँ पर एक सर्कुलर यहाँ डाल दिया सर्कल, और दूसरा यहाँ। ये डालने के बाद अब बोला ये गया है कि दोनों एंड से सेम रेडियस का हेमीस्फीयर जो है निकाला गया है, स्कूप आउट किया गया है। मतलब कुछ जिस तरह से आइसक्रीम निकाला जाता है, तो ये मान लो कि हेमीस्फीयर यहाँ से निकाल लिया गया, और इस हेमीस्फीयर की रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगी, और ये उतनी ही है जितनी कि सिलेंडर की यहाँ से यहाँ तक है रेडियस। दोनों आर सेम है। और सिर्फ इधर से नहीं, इस तरफ से भी निकाला गया है, यहाँ से नीचे वाले हिस्से से भी उतना ही हेमीस्फीयर सेम रेडियस का, ठीक है। इसका ये रेडियस और इसका ये रेडियस। अब हमें आगे पूछा ये गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन टॉय, यानी जो टॉय बचा हुआ है इसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना है। ये वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है, जो ये खोखला बचा हुआ है आपका, तो आप कैसे करोगे कि हम देख रहे हैं कि इसमें 2 हेमीस्फीयर जितना वॉल्यूम बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो जो बचा होगा वो किसका होगा, जो पूरा पहले सिलेंडर होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 2 हेमीस्फीयर माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे इस तरह से कि सबसे पहले गिवन है हमारे पास क्या गिवन है। तो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट आपको दी गई है, देख लीजिए, हाइट ऑफ सिलेंडर 15 सेंटीमीटर है। तो हम सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं h = 15 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको रेडियस भी दिया गया है कि इट्स बेस रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप यहाँ लिखोगे 2.8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 2.8 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपकी हाइट है
जो कि है कितनी 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद हमें जो वॉल्यूम निकालना है उस टॉय का कि उसमें कितना वुड है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ टॉय ये किसके बराबर होगा, तो वो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो पूरा पहले कितना था, अब माइनस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच माइनस ये 2 टाइम्स, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर होता है आपका कितना 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें कॉमन मिल रही हैं। तो पाई आर स्क्वायर हम कॉमन देख रहे हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब है, तो मतलब कि आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं ना। तो पाई भी कॉमन दिख रहा है दोनों में, और आर स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आपके पास एच बचता है, और यहाँ से 4/3 और इंटू में एक आर जो है ये बचा है इसमें से, आर क्यूब में से, यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दो, आर स्क्वायर आपको दिया हुआ है 2.8, तो इसका स्क्वायर अंदर में एच 15 हो जाएगा, और 4 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2.8, और इसके नीचे में 3, यहाँ पर ये हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 22/7 और 2.8 को हम 2.8 इंटू 2.8 लिख सकते हैं, और अंदर में यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो कट तो नहीं रहा है कोई, तो गुना कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 का 2 और 4 दूनी 8 3 11, तो ये हो जाएगा क्या 11.2/3। अब इसे भी हम लोग सिंपल पॉइंट में चेंज कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो हमें पता है ये पॉइंट यहाँ से हटा, यहाँ 0 आएगा, और 30 और 112 को पॉइंट बदलने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या 3 टाइम्स में 90 आ जाएगा, 2 और 11 में हो गया 2, पॉइंट आ जाएगा 0, 7 टाइम्स में 210, ठीक है, ये 0 2 में गया 1 1 0 3 आ जाएगा। तो 2 डिजिट तक काफ़ी है, तो आपने निकाल लिया यहाँ पर क्या 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, और यहाँ पर बचा आपके पास 15, और इस पूरे की वैल्यू आप लिख सकते हैं 3.73। ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला है, ऐसे आप कैलकुलेट करना है, और फिर 15 में से माइनस करना है 3, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो 3.73 को माइनस करेंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है, तो ये 0 0 है, माइनस करेंगे, 10 में 3 गया 7, 9 में 7 गया 2, और यहाँ बचा 4, 4 में 3 गया कितना बचा 1, ठीक है, और यहाँ पर 1, तो ये वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी कितनी 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, और ये माइनस करके हमको मिला 11.27, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि पॉइंट वाले को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ भी 10 आ जाएगा, इसके नीचे पॉइंट हटाए तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 का पावर 2 या 100 लिख दो, जो लिख सकते हैं आप। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद सबसे देखो यहाँ पर कट रहा है कुछ, क्या 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और ये 10 वाले को ना ही काटे तो बेहतर होगा, क्योंकि ऊपर के सभी को आप मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 4 से, फिर 4 को 28 से, 28 को फिर इससे कर दो, थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन गुना करने के बाद ये जितने नीचे 0 आएंगे, मतलब नीचे में टोटल आपका कितना आएगा 10⁴ आ जाएगा, एक पावर इस पे, एक पावर 1, सब गुना ही होगा, सबका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो 10⁴ आने के बाद क्या होगा, उनको डेसिमल में चेंज करना आसान रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनको गुना करके कितना आता है। तो गुना करने के बाद आपका आता है 2776928, ठीक है। अब इसको अगर हम पॉइंट में चेंज करें तो 10⁴ है, तो इधर से काउंट करते हैं हम लोग कितना 1 2 3 4, तो ये आपका आ गया कितना 277.69, क्या सेंटीमीटर था कि मीटर था, तो सेंटीमीटर है, तो ये क्या सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये है वॉल्यूम ऑफ टॉय। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 मैन ऑन आइदर साइड ऑफ 75 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब एक 75 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है, जो कि हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये ग्राउंड हो गया आपका, और इससे यहाँ पर हमने एक 75 मीटर की एक हाई बिल्डिंग यहाँ ड्रॉ कर ली, और बिल्डिंग है तो ये ग्राउंड पे 90 डिग्री के एंगल पे स्टैंड करेगा, तो ये 90 डिग्री पर यहाँ पर हो गया। उसके बाद बिल्डिंग का नाम हम दे देते हैं यहाँ से A और ये B। अब आगे क्या बोला गया, इसके दोनों तरफ आदमी है, मान लो एक इस पॉइंट पर है, मान लो C पॉइंट पर, और एक इस D पॉइंट पर है। 2 आदमी है इधर साइड, दोनों बिल्डिंग के दोनों तरफ। और फिर आगे बोला गया है कि इन अ लाइन विद बेस ऑफ बिल्डिंग ऑब्जर्व एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब कि जिस लाइन पे ये दोनों आदमी खड़े हैं, यानी CD,
यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को अगर देखते हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो एक तरफ का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 30 डिग्री आ रहा है और एक तरफ का 60 डिग्री आ रहा है, यानी यहाँ पर ऐसे कर लोगे आप। अब यहाँ से हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, यानी सी और डी पॉइंट पे दोनों मैन थे, तो यानी ये डिस्टेंस हमको निकालना है। ये डिस्टेंस आप तभी निकाल पाओगे जब यहाँ से सी बी निकाल लोगे और यहाँ से बी डी और दोनों को ऐड कर लोगे। अब सी बी और सी डी कैसे निकालें, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास एक तो बिल्डिंग की हाइट दी गई थी, यानी ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, और जो चीज़ निकालना है वो यहाँ का हिस्सा है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जौन सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ए बी सी और दूसरा ए बी डी। दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों में देख रहे हैं कि ए बी जो बिल्डिंग है ये कॉमन है, और जो साइड निकालना है वो बेस हो जाएगा। बेस इसलिए हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे रेफरेंस एंगल और 90 डिग्री इसी पर है। यहाँ पर भी रेफरेंस एंगल इस बार 60 डिग्री है और 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये आपका बी डी जो है बेस हो जाएगा। तो एक एक करके हम लोग दोनों ट्रायंगल मिलेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और मानेंगे क्या, लेट बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग हमने मान लिया वो है ए बी और इसकी हाइट आपको दी गई है 75 मीटर। अब इसके बाद हमको एक एक ट्रायंगल चूज करना है। जैसे कि सबसे पहले इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं ए बी सी हमने ट्रायंगल ले लिया, और आपको पता है कि जो चीज़, यानी कि ये जो ए बी है ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों के लिए कॉमन है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो हमें निकालना है फाइनली वो दो बेस को, इनको और इसको ऐड करके मिलेगा। तो यानी बेस और परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यूज करना है, टी रेशियो। तो टी रेशियो हो जाएगा आपका कौन सा, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर आपने ट्रायंगल ए बी सी लिया हुआ है तो थीटा की जगह पर आपको 30 डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरफ 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। यहाँ से 10-30 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से निकाल लोगे, जो कि होता है 1/√3। ए बी वैल्यू बिल्डिंग की है जो कि 75 दी गई है, और यहाँ से बी सी। यहाँ से जब आप बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी 75 × √3। इतना मीटर हो गया आपके पास। चलो एक वैल्यू निकल गया। अब हमको बी डी निकालना है। तो अब हमें बी डी निकालने के लिए हम दूसरे ट्रायंगल को चूज़ करते हैं, जो कि ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में वही सेम हमको जो निकालना है बी डी वो बेस है, और जो दिया हुआ है वो परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पर ए बी। ठीक है, तो यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी डी वही टेन थीटा कंसेप्ट यूज करेंगे, और इस बार थीटा की जगह पर कितनी एंगल 60 डिग्री रखेंगे, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर आपका ए बी हो जाएगा और बेस हो जाएगा आपका बी डी। यहाँ से 10-60 डिग्री की वैल्यू आप निकालोगे, √3 हो जाएगा। ए बी की वैल्यू आपको दी गई है 75, और यहाँ से बी डी निकल जाएगा। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हमने किया तो बी डी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी कितनी, बी डी और √3 और ये 75, और यहाँ से बी डी की वैल्यू हो गई क्या, 75/√3 मीटर। हमको निकालना है सी डी, यानी दोनों मैन के बीच का डिस्टेंस। तो देन सी डी इक्वल टू, सी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी प्लस बी डी। आप देख पा रहे हो उस फिगर में बी सी यहाँ से यहाँ तक हो गया और बी डी यहाँ से यहाँ तक हो गया, और पूरा मिल करके ये क्या हो जाएगा, सी डी। तो सी डी बराबर बी सी प्लस बी डी। बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, 75/√3, और बी डी की वैल्यू 75/√3। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, √3 को 1 से करेंगे तो √3 आएगा, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 75/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना बन जाएगा ये 3। √3 × √3 3 होता है। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 1, और यहाँ पर ये 75 ही रह जाएगा। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो इस टर्म में और इस टर्म में, या तो डायरेक्ट गुना करके भी कर सकते हो, या कॉमन दिख रहा है तो उससे आसानी से कर लीजिए। 75 कॉमन दिख रहा है, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, और नीचे में कितना, √3। तो 75 × 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, और नीचे में √3। और कभी भी रूट नीचे में रहे तो उसको रैशनलाइज कर दीजिए, ताकि ऊपर और नीचे भी कर देना है हमको √3 से। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 75 को 4 से करेगा आपको 300 मिलेगा। ये आपका √3 हो गया, और नीचे में √3 × √3 आपको 3 मिल जाएगा, और ये यहाँ से कटेगा तो 100 हो जाएगा। तो ये हो गया 100√3 मीटर। यहाँ तक आप आंसर लिख सकते हैं। हालांकि अगर क्वेश्चन में अगर √3 की वैल्यू मेंशन करने दिया हुआ है कि जैसे कि 1.73, तो आप यहाँ पर √3 की वैल्यू मेंशन कर दो, तो 100 × √3 की वैल्यू 1.73 मीटर, जिससे आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 173 मीटर आंसर। यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू मेंस, ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल
a chord of larger circle touches the smaller circle. If the length of this chord is 8 cm, then diameter of smaller circle 6 cm, then find the diameter of larger circle. तो इसको डायग्राम से सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना लेते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये वो सर्कल होता है, एक से ज़्यादा सर्कल, जिन सब का जो सेंटर होता है वो एक ही होता है। जैसे ये दो सर्कल है तो इन दोनों का जो सेंटर होगा वो कॉमन होगा। तो ऐसे सर्कल के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब जो चीज़ें हमें दी गई है कि एक कॉर्ड है किसका, लार्जर सर्कल का, तो लार्जर सर्कल तो बड़ा वाला है आपका, तो कॉर्ड इसका मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जा रहा है। कॉर्ड किसे कहते हैं, जो सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है। तो यानी कॉर्ड आपका ये हो गया। आपका कॉर्ड आपको याद रखना है कि कोई सर्कल होगा और सर्कल को जो अंदर से जो लाइन ऐसे काटती है उसी को हम कॉर्ड कहते हैं, इस लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। तो ये बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड हो गया, इसका नाम चलो दे देते हैं ए बी। तो कॉर्ड ए बी की लेंथ आपको दी गई है जो कि है कितना, 8 सेंटीमीटर। फिर उसी तरह डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो डायमीटर जो है स्मॉलर सर्कल का कौन सा हो जाएगा, वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, और ये डायमीटर इसको मान लेते हैं सी और डी। तो डायमीटर जो आपको दिया हुआ है, डायमीटर सी डी, ये छोटे वाले सर्कल का जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस निकाल लेंगे तो रेडियस हो जाएगा R1 छोटे वाले सर्कल का, तो 6 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें निकालना तो क्या है, बड़े वाले सर्कल का डायमीटर। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके करने के लिए अगर मैं ये यहाँ से यहाँ तक का ये रेडियस निकाल दूँ तो इसका डबल कर दूंगा तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो गया, इसको R2 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस होगा। अब अगर मैं यहाँ पर सेंटर का नाम O डाल दूँ, और हम जान रहे हैं कि ये जो है ये रेडियस है और ये ब्लू वाला जो AB है ये टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ट्रायंगल OAD, एक ट्रायंगल OAD एंड दूसरा ट्रायंगल ODB। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि एक तो ये जो रेडियस है OA बराबर OB होगा। क्यों, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि एक जो साइड है ये कॉमन है, OD बराबर OD। ठीक है, ये कॉमन साइड है, और फिर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, एंगल ODA इक्वल टू एंगल ODB, ये 90 डिग्री है। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि रेडियस जो होता है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे। तो यहाँ देख रहे हैं क्या, OA जो है ये 90 के जस्ट अपोजिट साइड है, तो ये आपका ये दोनों क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, यानी ये दोनों साइड जो हो गए हाइपोटेनियस हो गए दोनों ट्रायंगल के। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, एक कोई साइड है और ये क्या है 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल है। तो इसलिए क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल OAD कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ODB के। किस थ्योरम से, किस रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो जब ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से इक्वल होंगे, दो साइड तो आपने बराबर कर ही लिया था, तो तीसरा साइड कौन हो जाएगा, एक AD और दूसरा BD। तो देयरफॉर AD बराबर DB, किससे, CT से। ये हो गया आपका। लेकिन हमको निकालना है क्या, रेडियस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि आपको दिया हुआ है कि AB की, सिंस AB की वैल्यू आपको दी गई थी और वो थी कितनी, 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर AB को आप क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, AB को आप AD प्लस DB लिख सकते हैं। AB बराबर AD प्लस DB, और ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। अब देख रहे हैं कि दोनों ही बराबर है, तो या तो AD को AD रहने दो और DB के बदले भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, AD लिख सकते हैं, या दोनों को DB के फॉर्म में चेंज कर दो, जो मर्जी है। अब यहाँ पर आप 2AD लिख सकते हैं। 2AD बराबर आपका कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर AD की वैल्यू निकालें तो 8 सेंटीमीटर अपॉन 2, और ये कट के कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो AD आपका ये हो गया।
और फिर आपको और क्या चीज़ें दी गई है, कॉर्ड दिया हुआ था और क्या डायमीटर CD दिया हुआ था। डायमीटर यानी क्या, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है C, ठीक है। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस जो कि कितनी है, 3 सेंटीमीटर निकला था। तो अगर मुझे ये ट्रायंगल में ले लूँ ODA जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि इन ट्रायंगल ODA में आपका OD कितना निकल जाएगा, जो R1 है ये क्या है, OD ही तो है, OD जो कि कितना निकलेगा, इसका आधा 3 सेंटीमीटर। तो OD दिया हुआ है और आपको AD भी यहाँ से निकल चुका है, AD की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो इन ट्रायंगल ODA AD की वैल्यू आपके पास 4 सेंटीमीटर है और दूसरी वैल्यू हम किसको निकाल रहे थे, OD ये वैल्यू आपके पास 3 सेंटीमीटर आई है। तो जैसा देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जिसमें OD दिया मिल गया हमको 3 और AD अभी हमने निकाला कितना, 4। तो पाइथागोरस से हम AO निकाल लेंगे जो कि रेडियस होगा। तो देन बाय पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस B²। तो AD को देखो यहाँ पर, AD जो है ये एक बेस की तरह काम कर रहा है, AO जो है वो हाइपोटेनियस की तरह काम कर रहा है, ये निकालना ही है मुझे, और OD क्या, परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है। यानी बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एक परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है और दूसरा बेस की तरह। तो मुझे H निकालना है, तो यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये 16 प्लस 9 और ये 25 हो गया। और जब मैं H की वैल्यू निकालूंगा तो रूट इस पर 25 आ जाएगा और प्लस माइनस 5 दोनों आएगा। और हमें पता है साइड है तो साइड तो नेगेटिव होता नहीं, तो इसलिए H बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 सेंटीमीटर। ये हाइपोटेनियस आ गया, या ये कह सकते हैं रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल जो कि है कितना, 5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर डायमीटर ऑफ लार्जर सर्कल कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि आपका 10 सेंटीमीटर होगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।